तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कि संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण यानी कि रिसोर्स का प्लानिंग और रिसोर्स का कंजर्वेशन ये क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग का मीन्स होता है विवेकपूर्ण उपयोग या फिर प्री प्लान्ड और कैलकुलेटेड यूज। कि मीन्स हम किसी भी चीज को अगर यूज करते हैं तो उस चीज को हम बहुत सोच समझ के यूज करें कि हमारे आने वाले समय के लिए भी हम उसको स्टॉक में रख पाए या उसका यूज कर पाए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हो जाए, जिसको हम लोग एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, अब जब इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसके आगे हम लोग बोलते हैं कि आखिर हम लोग इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। कि आप किसी भी रिसोर्स के बारे में अगर आपके पास कोई रिसोर्सेस हैं तो आप उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। और तो हम लोग नॉर्मल प्लानिंग क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं कि हम लोग पहले उस रिसोर्स की पहचान करते हैं, यानी कि हम लोग उसके बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि रिसोर्स कैसा है, कब तक चलेगा या कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके फिर हम लोग एक एक पूरी लिस्ट बनाएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, फिर उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल या उपयुक्त ढांचा, यानी कि एक परफेक्ट स्किल होना चाहिए हमारे पास, एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए। विदाउट प्लान अगर हम लोग कोई भी चीज करते हैं या अगर आप कोई प्लान भी करते हो या मतलब कोई फंक्शन करते हैं हम लोग जैसे, ठीक है, या फिर कोई भी चीज जिसको जो हम लोग विदाउट प्लानिंग करते हैं तो वो क्या होती है, कभी भी हमारी सिस्टमैटिक या उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। बट अगर हम किसी भी चीज को अगर यूज करने पे भी देखें और एक प्लानिंग के थ्रू अगर यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग एक अच्छा यूज कर सकते हैं। हम लोग उसको एक लंबे समय से यानी कि एक लॉन्ग टर्म पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर होता है संबंधपूर्ण कार्य, यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्स है या जिस जिस चीज पे भी आप वर्क कर रहे हो उस वर्क उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर काम करना, उस फील्ड के लोगों के साथ मिलकर काम करना। ऐसे क्योंकि आप क्या होता है कि आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। तो सबके साथ मिलजुल कर एक साथ काम करना ताकि आप उस पर और अच्छा काम कर सको। ठीक, फिर इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास संसाधन संरक्षण यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन, इसका क्या होता है। तो इसका मीन्स ये होता है, सबसे पहले अगर हम देखें कि किसी भी चीज को संरक्षण देना यानी कि उसको सेफ रखना। अब इसी पे अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी कि गांधी जी के अनुसार गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति के लिए सब कुछ है लेकिन उसका लालच पूरा करने के लिए या फिर पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे पास पूरी पृथ्वी में कोई भी चीज है तो वो हमारी जरूरतों यानी कि आवश्यकताओं को की पूर्ति के लिए है, लेकिन किसी के लालच के लिए या उसकी पेटी भरने के लिए यानी कि उसके पास पैसा लाने के लिए, उसके लिए वो चीज नहीं है। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। ठीक है, फिर अब इसी में हम लोग देखते हैं कि 1968 में जो क्लब ऑफ रोम था इसने क्या किया, इसने संसाधन संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके बारे में हम क्या किया, एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया और उसके बारे में वो एक डिस्कशन किया। ठीक सॉरी उसके बाद 1974 में स्माइल इज ब्यूटीफुल, एक सुमेशियर एक राइटर थे, उनकी एक बुक आती है और इस बुक में भी इन्होंने क्या किया था, गांधी जी के जो ये स्टेटमेंट था, इस गांधी जी के स्टेटमेंट और रिसोर्स के कंजर्वेशन प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस पूरी थ्योरी के बारे में बोला था और इसको बहुत अच्छे से समझाया था कि ये चीजें क्या हैं। फिर 1987 में बुंडेटलैंड आयोग की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो उन्होंने एक वर्ल्ड लेवल पर इसमें बहुत अच्छा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था और उन्होंने क्या किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या बोला था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि अपनी भावी पीढ़ी को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए चीजों का यूज करना, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताया था। और फिर बाद में यही रिपोर्ट क्या होता है, अवर कॉमन फ्यूचर यानी कि हमारा साझा भविष्य, इस नाम से एक बुक आती है। और इसके बाद एक हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ रखा है रियो डी जेनेरियो समिट, जो कि 1992 में ब्राजील में हुई थी और इसमें हमने एजेंडा 21 किसके बारे में, एजेंडा
21 के बारे में हमने पढ़ा था कि एजेंडा 21 उस टाइम पे अपनी एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक, तो अब आपने हमारा संसाधन रिसोर्सेज प्लानिंग और रिसोर्सेज कंजर्वेशन ये दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे यहाँ भारत में हम लोग भूमि का यानी कि लैंड का यूज कैसे करते हैं, जमीन का यूज कैसे करते हैं, कौन कौन सी हमारे पास में मिट्टियां होती हैं, तो ये सारी चीजें आज हम लोग करके ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। और इसके बाद हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर आएगा, जैसा कि यूपी बोर्ड की डेट मैंने भी इसी वीडियो में बताया भी सबसे पहले की डेट आ चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे और कंटिन्यू आपको 1-2 दिन में हर एक चैप्टर की वीडियो आती रहेगी। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक भारत की भूमि के उपयोग। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं भू संसाधन, ये कि भू संसाधन क्या होता है, यानी कि लैंड रिसोर्स। तो बच्चों जब हम लैंड रिसोर्स की बात करते हैं तो इसका मीन से होता है लैंड मतलब भूमि, और लैंड यानी कि भूमि हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी संसाधन है। अगर ये जमीन ना होगी तो हम आप रहेंगे कहाँ, हमारा एग्जिस्टेंस जो पॉसिबल होता है वो एग्जिस्टेंस ही हमारा नहीं रहेगा। अब देखो होता क्या है कि हमारी इस पूरी पृथ्वी पर 43% एरिया जो है वो हमारा क्या है, प्लेन्स यानी मैदान का है। 27% एरिया प्लेट्यूज यानी कि पठारी एरिया है, और 30% जो है हमारा वो माउंटेनियन एरिया है यानी कि पर्वतीय एरिया है। ठीक, अब इसी पर्वतीय एरिया में आपको घाटियां भी मिलती हैं और पठारों में भी घाटियां मिलती हैं, आपको ग्लेशियर भी मिलते हैं, वहीं सारी नदियों का उद्गम भी होता है, यानी कि जो नदियों का ओरिजिन पॉइंट हम लोग जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ रिवर्स, या फिर उसके बाद में जब उस समुद्र में मिलती है तो उसको हम लोग माउथ ऑफ रिवर कहते हैं यानी नदी का मुहाना। तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक, तो उद्देश्य ये होता है कि किसी भी भू संसाधन का यानी कि उस पे जो वन होते हैं उन वनों की स्थापना करना। अगर वनों की स्थापना होगी तो वनों की स्थापना से क्या होगा, एक तो वहां की जो भूमि होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी, यानी कि जो वहां की भूमि होगी उसमें पेड़ उग सकते हैं, यानी कि वहां पे ऐसी क्षमता है। ठीक, अब उससे क्या होगा कि उससे जो होगा उससे आपका जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन का लेवल वो कैसा होगा, हमारा बैलेंस रहेगा, हमारा जो इन्वायरमेंट यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो भी हमारा बैलेंस रहेगा। ठीक, फिर अब बात करते हैं हमारा इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, यानी कि जो उसमें किस जो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो अनएग्रीकल्चर लैंड भूमि में क्या होता है कि देखिए कल्चरल लैंड भी होता है और फिर उसके बाद कल्टीवेटेड और अनकल्टीवेटेड, यानी कि एग्रीकल्चरल और अनएग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चर आपको पता है कि जहां पे खेती हो सके, अनएग्रीकल्चर मतलब जहां पर खेती ना हो सके, ऐसा एरिया जिसको हम लोग बिल्डिंग होती है, जहां पे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज होती है, वो क्या होता है हमारे लिए एक अनएग्रीकल्चरल लैंड होता है। फिर होता है अदर अनएग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि जहां पे बहुत सारे चारागाह होते हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, चारागाह होते हैं, बहुत सारे आगे कुछ दूसरे पेड़ होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कुछ ऐसी लैंड होती है जो बंजर होती है, जहां पे बहुत सालों से यानी कि अगर आप ये कह लें कि 5 साल के ऊपर से या 10 साल के ऊपर से खेती ना की गई हो तो वो भूमि कैसी होगी, बंजर भूमि होगी, यानी कि वो कैसी होगी, अनकल्टिवेटेड होगी, अनयूजेबल होगी, जहां पर खेती संभव ही नहीं है। फिर उसमें बहुत सी चीजों को यूज करने के बाद बनाया जा सके। ठीक, अब उसके बाद बात होती है हमारी एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि कृषि योग्य भूमि, ऐसी भूमि जहां पर हम लोग कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं हम लोग। अब कई तरीके से खेती कर सकते हैं, एक साल में आप 2 फसलें, एक साल में 3 फसलें, इस तरीके से हम लोग खेती भी कर सकते हैं, किसी भी चीज की खेती कर सकते हैं। ठीक, फिर बात आती है वेस्टलैंड यानी कि प्रतिभूमि। अब प्रतिभूमि क्या होती है, प्रतिभूमि का मीन्स होता है कि जहां पर 1 वर्ष से ज्यादा से खेती ना की गई हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिभूमि या फिर वेस्ट लैंड। एग्रीकल्चर का लैंड क्या होता है कि यानी कि यहाँ पे क्या है, वो शुद्ध निवल बोया, मतलब कि जहां पे जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है वो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, वहां पे एक साल में 1 या 2 या 3 जो फसलें होती हैं वहां पे बोई जा रही हैं। ठीक, तो हम लोग उसको कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड।
ठीक। तो हमें ये हो गया कि हमारे पास में कितना लैंड है, कितना एरिया है। फिर हम लोग देखते हैं, अगर बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति यानी कि नेशनल फॉरेस्ट एरिया 1952 की, तो 1952 के अनुसार हमारे पास ये अभी जो डाटा है 1952 का, वो ये है कि इंडिया में 33% का जो एरिया है वो कैसा है, फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक। अब इस एरिया में क्या है, इस एरिया में कमी आ रही है। वो क्यों कमी आ रही है? क्योंकि देखिए बच्चों, जब विकास होता है, क्या होता है, विकास यानी कि डेवलपमेंट, किसी भी चीज की अति होना यानी कि बहुत, उस चीज का बहुत ज्यादा होना, वो क्या होता है, वो भी आपके लिए खराब है। और डेवलपमेंट नहीं होगा तो भी खराब है आपके लिए, है ना। डेवलपमेंट होगा तो भी खराब है, नहीं डेवलपमेंट होगा तो भी खराब है। यानी कि जैसे आप खाना खाएंगे तो बहुत ज्यादा खाना खाएंगे तो भी आपके लिए खराब है, खाना नहीं खाएंगे तो भी आपकी तबीयत खराब होती है। लेकिन क्या होता है, तबीयत खराब होती है। सेम वैसे ही जब हमारे पास में क्या होगा, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, विकास ज्यादा होने लगेगा, हम लोग चीजों का यूज करना मतलब सोच देंगे, सोचना छोड़ देंगे हम लोग कि हम लोग आगे आने वाली भविष्य के बारे में, उसकी पीढ़ी, हमारी आगे वाली पीढ़ी के बारे में, उसके बारे में सोचना छोड़ देंगे कि हम लोग आगे, वो लोग कैसे क्या करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, इन चीज के बारे में आप छोड़ दीजिए सोचना। तो वो क्या होता है हमारा कि उसमें फिर कमी आने लगती। ठीक। अब 33% का ये जो एरिया है, यानी कि हमारे पास जो कमी आ रही है, आखिर ये कमी हमारे पास आजकल क्यों आ रही है? क्या कारण है इसका? कारण यही है कि हम क्या है, हम जागरूक नहीं है। हमने हमारा जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों पर यानी कि हमारा जो वर्क है उस पे हमने ध्यान नहीं दिया है। ठीक। अब ये इसी से जुड़ा हुआ है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का मीन्स क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि भूमि का कमी होना। अब कृषि योग्य भूमि का कम होना, ऐसी भूमि जो कृषि के योग्य है उसको भी हम कम करते चले जा रहे हैं। हमें कोई इंडस्ट्री बनानी है, हमने क्या किया, लैंड, एक जमीन देखी, हाँ यहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हमें अपना फायदा आज का दिख रहा है, आज हमारे पास से पैसा आएगा, आज हमारी इंडस्ट्री सेटअप होगी। उसके बाद में आप 10 साल, 15 साल, 100 साल के बाद में क्या आप रहेंगे? नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी आगे आने वाली पीढ़ी रहेगी और उसको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। यानी कि अब ये कैसे होता है, माइनिंग सबसे बड़ा कारण होता है बेटा, माइनिंग। जब आपको पता चलता है कि कोई खनिज किसी जमीन में, मान लीजिए इस एरिया में खनिज यहाँ पे है, अब मैं कह दूं यहाँ पे मैं सर्च कर लूं, ठीक, और उसके बाद वो खनिज वहां पे ना मिले, सिर्फ उसके ट्रेसेस मिलते हैं, हमें सिर्फ ऐसा अनुमान होता है। ठीक। हमने वहां पे खुदाई की, हमने मशीन लगाई, वहां पे हमने पैसा खर्च किया, लेकिन वहां पे हमें क्या हुआ, वहां पे खनिज नहीं मिला। तो वो क्या हो गया, अब हमने खनन किया, लेकिन खनन के अनुसार वहां पे जो लैंड डिग्रेडेशन है, वो जो भूमि थी वो खराब हो गई, उसकी उपजाऊ क्षमता यानी कि फर्टिलिटी वो खराब हो गई। तो वो क्या हो गया, वो लैंड डिग्रेडेशन हो गया, भूमि का निम्नीकरण हो गया। पशुचारण, बहुत ज्यादा पशुचारण, लोग मतलब पशुओं का बहुत ज्यादा चरना, उससे भी क्या होता है, हमारी भूमि का निम्नीकरण होता है, उसकी फर्टिलिटी चली जाती है। ठीक। बहुत ज्यादा सिंचाई होना मीन्स ओवर इरिगेशन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है, ओवर इरिगेशन। बहुत ज्यादा सिंचाई होने से भी भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो आपके खाद्य पदार्थ में हम लोग जो रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, उनका बहुत ज्यादा यूज करना, उसकी वजह से भी भूमि निम्नीकरण होता है। अब इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं? ठीक। रक्षक मेखला यानी कि एक शेल्टर बेल्ट बना के, माइनिंग मैनेजमेंट यानी कि खनन के बारे में मैनेजमेंट करके, ठीक है, हम लोग जो केमिकल्स हैं उनको बहुत कम यूज करें। पशुचारण, उसके लिए हम लोग पूरा एक पर्टिकुलर एक एरिया बना दे जहां पे पशुओं को वो चरने के लिए, वहां पे उनके लिए पूरा एक एरिया होना चाहिए ताकि वो वहीं पे अपना चर सके, उनके लिए पूरा खाना वहीं पे अवेलेबल हो सके, सारी चीजें। फिर अब आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक, मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या होता है, मृदा मीन्स यानी कि मिट्टी। मिट्टी से क्या होता है, मिट्टी से हमारी जो फर्टिलिटी यानी कि जो हमारे पेड़ होते हैं वो उगते हैं। अब ये बताइए, अगर ये पेड़ नहीं उगेंगे क्या हमारे लिए खाना होगा? नहीं उगेगा भाई, जब तक खेती नहीं होगी तब तक हम कहां कुछ खाएंगे। जीवों का पोषण, इसीलिए मैंने लिखा जीवों का पोषण। मृदा संसाधन से सबसे जरूरी चीज क्या होती है, हाँ, जीवों का
हम इंसानों का, हम सबका पोषण होता है। क्यों? क्योंकि इसी से ही हम क्या करते हैं, इसी के बेस पे हमारी जो खेती होती है वो पॉसिबल होती है। तो अब मैं बताता हूं कि आपके पास में कौन कौन सी जो मिट्टियां हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिन पे हम खेती करते हैं और उसमें कौन सी फसल होती है, ये मैं आपको भी बताता हूं कि कौन कौन सी मिट्टी वहां पे हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं कि आखिर मृदा संसाधन क्या होता है। तो मृदा संसाधन मैंने जैसे बोला था कि जीवों का पोषण। अब इसी मृदा संसाधन में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में क्या होता है, जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा मतलब जिसको हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ये क्या होती है, ये किसी एक जगह से ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसपोर्ट करके, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये मिट्टी क्या होती है, लाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये मिट्टी यहां पे बनी, तो यहां से ट्रांसपोर्ट यानी कि एक उसको वायु द्वारा उठा के किसी और दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। ठीक, क्या करती है, हवा दूसरी जगह ले जाती है, मींस विंड के थ्रू एक ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह डिपॉजिट करना, उससे क्या होता है, जलोढ़ मृदा बनती है। फिर होती है काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल, जो कपास के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है, जिससे कपास की खेती होती है। ठीक, हालांकि जलोढ़ मृदा में खादर और बांगर, हमारी ये दो भी होती हैं, ये पुरानी होती है और ये नई होती है, खादर और बांगर। ठीक, फिर होती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में मतलब कि जो खनिज होते हैं, ठीक, ये मोस्टली क्या होती है, ये हमारी हमारे दक्षिण एरिया में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खनिजों की वजह से, उनकी उपस्थितियों की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो लाल होता है। ठीक, फिर आते हैं हमारे पास में लैटराइट मिट्टी, और लैटराइट मिट्टी के बाद में हम मोस्टली देखते हैं कि मृदा अपरदन। अब हम लोग देखते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। तो मृदा अपरदन ये होता है कि मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटाव होना, यानी कि मिट्टी का क्या होना, एक तरीके से उसका बेकार होना। ठीक, अब कैसे मिट्टी अपरदन, मृदा अपरदन होती है, तो मृदा अपरदन मीन्स का होता है कि जैसे आपने बहुत ज्यादा इरिगेशन कर लिया, अब इरिगेशन की वजह से वहां पे पानी ज्यादा हो गया, पानी की वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स है यानी कि उसके पोषक तत्व हो गए, वहां से बह गए। अब वो बह कर चले गए तो उसकी वहां पे जो फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ क्षमता है वो कैसे क्या हो गई, बेकार हो गई। आपने बहुत ज्यादा ग्रेजिंग कर ली, एक बहुत ज्यादा आपने केमिकल को यूज कर लिया, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे रीजंस। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मृदा अपरदन के लिए बहुत ज्यादा वहां पे उसके रीजन होते हैं। फिर संरक्षण, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग यानी कि पट्टीदार कृषि करके हम लोग क्या करते हैं, एक पट्टीदार कृषि करके हम लोग इसका एक संरक्षण कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं। ठीक, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे एक उसके लिए हम लोग पूरे मेड़ बना सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गांव में बोला जाता है कि मेड़ बना दो ताकि जो पानी है वो पानी ज्यादा बाहर आ जा ना पाए। ठीक है, पानी को रोकने के लिए पूरी मेड़ बनानी पड़ती है, हम लोग क्या करते हैं, रक्षक मेखला बना देते हैं। ठीक, तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन सी मिट्टी होती है। ठीक, तो अगर आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल जाननी हो कि कौन सी मिट्टी होती है, उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे वो सारी पाई जाती हैं, तो मैं अभी 10th क्लास की आईसीएससी वाली जो क्लास पढ़ाऊंगा उसमें इसका एक पूरा फुल डिस्क्रिप्शन है। हालांकि अभी यूपी बोर्ड में इसका फुल डिस्क्रिप्शन उतना नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग वहां से उसको पढ़ सकते हैं। आप में सिर्फ इसके नेम है और कहां कहां पे ये पाई जाती है, सिर्फ उतनी आपके बारे में यहाँ पे क्या है, एक आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका एक सेकंड चैप्टर है वन एवं जीव के बारे में, इसकी भी वीडियो आगे बहुत जल्दी ही आ जाएगी। सॉरी। तो अब आप लोग बेटा, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि डेट शीट आ चुकी है, तो डेट शीट के अकॉर्डिंग अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। और आपको जो भी दिक्कत आती है कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, उसका आंसर कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और आपको जो भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। आपकी सारी प्रिपरेशन की टेंशन को आप लोग दूर रखिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और अपने पेपर को अच्छा कीजिए, एक अच्छे मार्क्स गेन कीजिए जो आप लोग चाहते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी रूपरेखा यानी कि एक अच्छा बेस दे दीजिए। थैंक यू।